हाँ जी गाइस, तो अब करेंगे अपन इंड AS 41 का रिवीजन। बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिवीजन करेंगे अपन। चलिए, इंड AS 41 इज एग्रीकल्चर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डेफिनेशन पार्ट। तो डेफिनेशन में हमने पहले पढ़ा था कि भाई बायोलॉजिकल एसेट में दो चीजें आती हैं, एनिमल्स और प्लांट। फिर हमने पढ़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब बेसिकली जो आप बायोलॉजिकल एसेट से हार्वेस्ट करते हो मतलब उससे डिटैच करते हो। पेड़ है, पेड़ से मैंगो आपने डिटैच किया, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है ना? गाय से आपने दूध निकाला, मिल्क निकाला, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बेसिकली हम उसको एक तरीके से रॉ मटेरियल बोलते हैं, जिसको हम आगे और फर्दर प्रोसेस करेंगे। ठीक है ना? जैसे मिल्क को आप गाय से निकालकर आप उसको फर्दर प्रोसेस करोगे, पैकेजिंग करोगे, फिर आप उसको बेचोगे। ठीक है ना? तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिसको आप बायोलॉजिकल एसेट से हार्वेस्ट करते हो। हार्वेस्ट मतलब निकालना, डिटैच करना। फिर हमने पढ़ा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत जरूरी है। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में चार चीजें आती हैं। किसी भी बायोलॉजिकल एसेट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या प्लांट का, किसी भी एनिमल और प्लांट का ग्रोथ करना। ठीक है ना? या फिर किसी भी एनिमल और प्लांट को डीजनरेट करना, मतलब मारना, खत्म करना। तीसरा, किसी भी प्लांट से प्रोडक्शन करना। ठीक है ना? किसी भी प्लांट से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोडक्शन करना। और चौथा, प्रोक्रीशन, किसी भी एनिमल को पैदा करना या प्लांट को पैदा करना, कल्टीवेट करना। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में चार चीजें आती हैं, या तो ग्रो करो, या तो डीजनरेट करो, खत्म करो, या तो प्रोड्यूस करो, या तो प्रोक्रीशन करो। क्या? कहां से? बायोलॉजिकल एसेट से। ठीक है? जिसके कारण कोई ना कोई क्वांटिटी या क्वालिटी में चेंजेस आ जाएंगे बायोलॉजिकल एसेट में। ठीक है? अब हमने बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका नाम था एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये डेफिनेशन के बाद ही हम तय कर पाएंगे कि क्या चीज इंड AS 41 में आएगी, क्या चीज नहीं आएगी। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब था मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर तुम ग्रोथ, डीजनरेशन, प्रोडक्शन, प्रोक्रीशन ये सब रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ सेल और फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट, तो ही उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहा जाएगा। बट अगर ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, डीजनरेशन, प्रोडक्शन, प्रोक्रीशन ये तुम्हारी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, ये वन टाइम टू टाइम एक्टिविटी है, तो इसको हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। जैसे मेरे घर पे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, कभी कभार फूल आ जाता है, तो वो तो वही हुआ, ग्रोथ हुआ। ठीक है ना? या प्रोक्रीशन हुआ, तो क्या मैं बोलूंगा मैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा हूं अपने घर पे? नहीं, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी तभी मानी जाएगी जब उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, रेगुलर एक्टिविटी होगा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मैनेजमेंट करना फॉर द पर्पस ऑफ सेल, कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और टू क्रिएट एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट, तो ही उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है डिटैचमेंट करना, किसी भी बायोलॉजिकल एसेट से कोई चीज को डिटैच करना, ट्री से फ्रूट को डिटैच करना। ठीक है ना? गाय से मिल्क को निकालना, तो इसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। फिर हमने पढ़ा था बियरर प्लांट हम इंडिया 16 में पढ़ चुके हैं। बियरर प्लांट मतलब एक ऐसा प्लांट जो खुद एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करता है। बियरर प्लांट जो होता है जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है, वो खुद अपने आप में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है। ये हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। इन डेफिनेशंस के बेसिस पर हम ये कह पा रहे हैं कि क्या चीजें एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आती हैं और क्या चीजें एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नहीं आती हैं। तो ये एक बार पढ़ लेते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं। फार्मा कंपनी अगर प्लांट्स को ग्रो कर रही है आगे चल के ड्रग्स बनाने के लिए और सेल करने के लिए, तो वो एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है और ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एक रेगुलर एक्टिविटी है, ये एक मैनेजमेंट है। ठीक है ना? समझे बात की नहीं? ये एक मैनेजमेंट चल रहा है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। इसके अलावा काऊ, पशुपालन और उससे मिल्क निकालना, ये एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, बिकॉज इट इज अगेन अ मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बार बार जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि बताइए ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है कि नहीं, तो आपको इस बात पे ध्यान देना है, मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ग्रोथ, डीजनरेशन, प्रोडक्शन, प्रोक्रीशन को आप रेगुलर एक्टिविटी की तरह कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ सेल, कन्वर्जन की नहीं। फिश फार्मिंग में भाई मछली पालन, बेसिकली ग्रो करो, नई मछली पैदा करो, फिर उसके बाद उनको कैच करो और काट मारो और उसको बेचो, ऐसा होता है। तो ये भी एक तरीके से एग्रीकल्चर एक्टिविटी में माना जाएगा। हार्वेस्टिंग ग्रेप्स को हार्वेस्ट करना ताकि लिकर बना सके, वाइन बना सके। मैनेज्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम कैरिड आउट टू प्रोड्यूस एनिमल फॉर सेल। मैनेज्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम, एक है यहां पर मैनेज ब्रीडिंग, एक यहां पर नेचुरल ब्रीडिंग। मैनेज ब्रीडिंग मतलब हम एक प्रॉपर एनिमल्स की मैटिंग करवाना, उनकी ब्रीडिंग करवाना ताकि बच्चे पैदा हों, नए एनिमल्स पैदा हों और उनको भी पालें और उनको भी बेचें, ये एक मैनेज ब्रीडिंग है। तो ये एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, बिकॉज यहां पर भी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, प्रोक्रीशन हो रहा है और फॉर द पर्पस ऑफ सेल हो रहा है, और ये एक रेगुलर एक्टिविटी है इसीलिए।
उसके अलावा एक क्वेश्चन में आया था डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज सेल्स, बैक्टीरिया, वायरस फॉर द पर्पस ऑफ सेल और फॉर यूज इन द डेयरी प्रोडक्ट्स, इसको भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी माना जाएगा। एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या क्या नहीं होगी? जू, सफारी, रिक्रिएशनल पार्क, ये सब नहीं होगी। सिक्योरिटी डॉग्स, एनिमल्स, फिशिंग, फिश फार्मिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी, बट फिशिंग करना, फिशिंग इज जस्ट अ कैचिंग ऑफ फिश और बेचो, इट इज नॉट एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ग्रोइंग ग्रेप वाइन्स, बियर प्लांट, ग्रेप वाइन्स मतलब जो पेड़ होता है वो बियर प्लांट होता है। प्रोड्यूस करना, वाइन प्रोड्यूस करना, ये भी आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होता। नेचुरल ब्रीडिंग करना एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होता। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। फिर हमने पढ़ा था कि बियरर प्लांट अगर कोई है तो उसके ऊपर इंडिया 16 लगेगा, पीपी, कॉस्ट मॉडल, रिवोल्यूशन मॉडल। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने बियरर प्लांट से निकाला है तो पहली बार उसके ऊपर इंडिया 41 ही लगेगा। ठीक है, पहली बार उसके ऊपर इंडिया 41 ही लगेगा, पर अगली बार बैलेंस शीट डेट पर आप उसको एज अ इन्वेंट्री की तरह मानते हुए इंडिया 2 लगाओगे, और जब इंडिया 2 लगाओगे तो इंडिया 2 पे कॉस्ट और एनआरवी करने के लिए कॉस्ट वुड बी द प्रीवियस वैल्यूएशन जो आप 41 में करके आए थे, मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, इंडिया 41 तीन जगह एप्लीकेबल होता है। पहला, वो बायोलॉजिकल असेट जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है, मतलब मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेल और कन्वर्जन। तो वो बायोलॉजिकल असेट जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, जैसे ये वाला, यहां पर भी तो बायोलॉजिकल असेट्स है, तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बायोलॉजिकल असेट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हालांकि बियरर प्लांट भी एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए होता है, पर उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सिर्फ हार्वेस्ट करके पहली बार आप इंडिया 41 लगाओगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर, बार बार नहीं लगाओगे। और तीसरा, अगर आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है इसी बायोलॉजिकल असेट या इसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, तो उसके ऊपर भी इंडिया 41 लगेगा। गवर्नमेंट ग्रांट का क्या ट्रीटमेंट होगा वो 41 में पढ़ेंगे। ठीक है, 41 के अंदर क्या क्या एप्लीकेबल नहीं होता है? लैंड, इवन दो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज हो रही है तो भी आपके वो पीपी में जाएगी। बियरर प्लांट, इवन दो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है तो भी आपका पीपी में जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू द बियरर प्लांट, क्योंकि बियरर प्लांट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं, तो गवर्नमेंट ग्रांट बियरर प्लांट के लिए अगर मिल रहा है तो आपका इंडिया 20 कवर होगा। इंटेंजिबल असेट, इवन दो इट इज रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो भी आपका इंडिया 20 में जाएगा, सॉरी 38 में जाएगा। और राइट ऑफ यूज असेट, अगर इवन दो आपका भले राइट ऑफ यूज असेट है लैंड वगैरह के रिलेटेड में, तो उसके ऊपर भी इंडिया 41 एप्लीकेबल नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां पर समझाई थी कि हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाए एमसीक्यू वगैरह फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में, कि बियरर प्लांट क्या क्या नहीं होता है। ये तीन चीजें बियरर प्लांट में कभी नहीं आएंगी। पहला, ऐसे प्लांट्स जिनको आप कल्टीवेट करते हो, पैदा करते हो टू बी यूज्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब आपने प्लांट ग्रो किया, कल्टीवेट किया, ग्रो किया, फिर आगे जाके काट दिया और बेच दिया, उससे आप कोई फ्रूट्स नहीं निकालोगे, उससे आप कोई फ्रूट्स नहीं निकालोगे। मतलब प्लांट्स कल्टीवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिनको प्लांट को कल्टीवेट ही किया जाता है, ग्रो किया जाता है, ताकि वो आगे चल के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की तरह यूज हो सके, उनको बियरर प्लांट नहीं कहा जाएगा। एनुअल क्रॉप्स, सीजनल क्रॉप्स, एनुअल क्रॉप्स, व्हीट, मेज, ग्रेन्स, ये सब बियरर प्लांट नहीं होता, बिकॉज इनकी लाइफ 12 महीने से कम होती है। ये सब इसलिए नहीं क्योंकि भले 12 महीने से लाइफ ज्यादा है, पर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं। और ऐसे प्लांट जो जिनको आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए भी और एज वेल एज बियरर प्लांट, मतलब दोनों एक्टिविटीज में यूज कर सकते हो। ट्रीज दैट आर कल्टीवेटेड फॉर देयर फ्रूट एंड देयर लंबर, मतलब आप उनसे फ्रूट भी निकालोगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करोगे, और वो खुद अपने आप में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी होंगे। तो ऐसे बियरर प्लांट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देते भी हैं और जो खुद भी अपने आप में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, उनको भी बियरर प्लांट नहीं कहा जाएगा। और अगर नहीं कहा जाएगा तो इनके ऊपर भी इंडिया 41 लगेगा। अप्लाई इंडिया 41 ऑन देम। ठीक है, आई बात समझ में? ये टेबल में वही बताया गया कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे एक्टिविटीज में जाता है, ये आप देख लीजिएगा। रिकॉग्निशन ऑफ असेट्स, अब आते हैं फाइनली अकाउंटिंग पे। तो बायोलॉजिकल असेट को या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट को हमें असेट की तरह रिकॉर्ड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जब तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहला, क्या हमारा उसके ऊपर कंट्रोल है? कंट्रोल मतलब वही कि हमारा राइट है, हम उसे इकोनॉमिक बेनिफिट अचीव कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके से यूज करेंगे, हमारी मर्जी वगैरह वगैरह, जो मैंने आपको इंडिया 116 में पढ़ाया है, कंट्रोल की डेफिनेशन 38 में पढ़ाया, वैसा ही। क्या मुझे उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या मैं उसकी कॉस्ट को या फिर फेयर वैल्यू को रिलायबली मेजर कर सकता हूं? कॉस्ट के साथ साथ यहां पर फेयर वैल्यू आ गई, बिकॉज इस इंडेक्स के अंदर कॉस्ट ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, फेयर वैल्यू ज्यादा रिलेवेंट है। तो बायोलॉजिकल एसेट्स को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट को आप रिकॉर्ड करोगे जब तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी, कंट्रोल, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड फेयर वैल्यू और कॉस्ट कुड बी मेजर्ड रिलायबली। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पर। यहां पर हम तीन चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजिकल एसेट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी की, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, फिर गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल एसेट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये बायोलॉजिकल एसेट क्या होती है? सबसे पहले बैलेंस शीट में बायोलॉजिकल एसेट को हम
नॉन करंट एसेट के अंदर रखते हैं अगर उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है तो। पर अगर लाइफ 12 महीने से अंदर अंदर है तो आप उसको करंट में भी दिखा सकते हो। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहा जाएगा तो आप उसको हमेशा नॉन करंट ही मानोगे। ठीक है, अब सबसे पहले जब आप बायोलॉजिकल एसेट को रिकॉर्ड करोगे पहली बार, आपने कितने में भी परचेज किया हो, आपने प्राइस जो भी पे किया उससे मतलब नहीं, आप रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, FVLCTS, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब आप बोलोगे सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होता है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का फॉर्मूला ये है, मार्केट प्राइस, अगर आज ये बायोलॉजिकल एसेट मैं बेचूं, मैं तो खरीद रहा हूं, पर अगर ये बेची जाए तो मार्केट में कितने की बिकेगी, माइनस बेचने पर मुझे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो माइनस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और बेचने के लिए मुझे और कौन कौन से सेलिंग एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जैसे कि ब्रोकरेज, ऑक्शनर फीस, बॉर्न बाय द सेलर। तो फॉर्मूला क्या हो गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का? मार्केट प्राइस या सेल प्राइस ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट टू सेल। ये हो गया आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हमेशा बायोलॉजिकल एसेट को आप इतने पे ही रिकॉर्ड करोगे, इवन दो आपने पेमेंट कुछ और किया हो। जर्नल एंट्री क्या करेंगे? बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अकाउंट पे आएगा। टू बैंक, जितना आपने पेमेंट किया, पेमेंट टू बाय द एसेट, पेमेंट टू बाय द एसेट कुड बी डिफरेंट, ठीक है, और जो भी डिफरेंस आएगा या तो वो फेयर वैल्यू लॉस होगा या तो वो फेयर वैल्यू गेन होगा, और फेयर वैल्यू लॉस और गेन कहां जाएगा? P&L में जाएगा। सिंपल। ये हो गई वो बायोलॉजिकल एसेट जिसको आप खरीद रहे हो। पर वो बायोलॉजिकल एसेट जिसको आप खुद पैदा कर रहे हो, मतलब बेबी एनिमल, जैसे काफ, गाय से एक बछड़ा पैदा हुआ काफ, अब उसको तो आपने खरीदा नहीं, उसको तो आपने पैदा करवाया, तो उसके लिए तो आपने कुछ पेमेंट नहीं किया होगा, तो आप एंट्री क्या करोगे? बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट, उसको भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, मतलब अगर वो बेबी एनिमल को अगर मार्केट में मैं बेचूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट टू गेन ऑन न्यू बॉर्न बेबी, जो कि जाएगा आपके P&L में। तो हमेशा गेन वेन सब P&L में जाएगा, यहां पर कोई OCI का कंसेप्ट नहीं है, कोई बैलेंस शीट का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां मैंने आपको बोला था कि पेमेंट टू बाय द एसेट टू बैंक, इसमें क्या आएगा? तो आज मैं अगर एसेट खरीद रहा हूं, बायोलॉजिकल एसेट खरीद रहा हूं, तो मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपीस का पेमेंट किया, साथ ही साथ मैंने ब्रोकरेज दिया 2000 रुपए का, तो वो प्लस कर दो, तो वो भी तो मैंने पेमेंट किया ना। साथ ही साथ मान लो मैं ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बियर कर रहा हूं एज अ परचेजर, तो मैंने वो 1000 का खर्चा बियर किया, तो मेरे लिए हो गया 1,03,000। तो बेसिकली पेमेंट टू बाय द एसेट में परचेज प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर मैं बियर कर रहा हूं तो एज अ परचेजर, और प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर मैं बियर कर रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका पेमेंट टू बाय द एसेट, ठीक है ना। कभी कभार क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बायर बियर कर रहा है कि नहीं, तो आप हमें अज्यूम कर सकते हो कि यस बायर ने बियर किया होगा, ठीक है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट, पहले बार तो आपने बायोलॉजिकल एसेट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे बुक कर लिया, बैलेंस शीट डेट पर अगेन नया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, रिवाइज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल फिर से निकालोगे। सर कैसे निकालेंगे? वही तरीका, बैलेंस शीट डेट पर अगर मैं बेचूं तो कितना मिलेगा? माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस कॉस्ट टू सेल। तो बैलेंस शीट डेट पर आप अगेन बायोलॉजिकल एसेट को रिवैल्यू करोगे, जो भी चेंजेस आएंगे गेन और लॉस वो डायरेक्टली कहां जाएगा? P&L में, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आपको बोल रहा है कि बायोलॉजिकल एसेट को कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, मान लीजिए एनिमल को, जिंदा एनिमल को काट दिया और उसको स्लॉटरिंग कर ली, इसको भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोलते हैं। अगर ये मैनेज्ड एक्टिविटी है, मैनेज्ड है, क्या बोलते हैं, डीजनरेशन। तो अगर बायोलॉजिकल एसेट को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे मुर्गे को काट के तंदूरी चिकन बना लिया, ठीक है, तो यहां पर जैसे आपने स्लॉटरिंग कर लिया एनिमल्स का, तो फिर आप क्या करोगे? आपने डेड बॉडीज बना ली, तो बेटा डेड बॉडीज आपकी बन जाएंगी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं उसको भी आप इंडिया 41 में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे बुक करोगे। तो आप क्या करोगे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन्वेंट्री आपकी क्रिएट हो जाएगी, डेड बॉडीज को आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोल रहे हो, उसको आप बुक करोगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगेन वही फॉर्मूला फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का, वही सेम फॉर्मूला। बायोलॉजिकल एसेट आपकी गई तो टू बायोलॉजिकल एसेट, उसकी जो भी बुक वैल्यू थी, ठीक है। स्लॉटरिंग करने के लिए, काटने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया तो टू बैंक, ठीक है, ये चला गया। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो जाएगा P&L में। लॉजिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका स्लॉटरिंग करने का, काटने का जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है वो अल्टीमेटली P&L में जा रहा है, लॉस और गेन के फॉर्म में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर वही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो डेड बॉडी थी एनिमल की, उसको अगर आप आगे बेच रहे हो तो एंट्री क्या करोगे? या आपने स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट किया था, जब आप बेचोगे तो COGS अकाउंट डेबिट टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को डी रिकॉग्नाइज करके COGS बुक करोगे उसी अमाउंट पे, कैरिंग अमाउंट पे। COGS इसलिए क्योंकि अब वो बिक गया तो हमें एक्सपेंस बुक करना है, और सेल की एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। जो भी सेल प्रोसीड्स आएगा, सेल प्रोसीड्स सर क्या आएगा? सेल प्रोसीड्स मतलब आपका सेल प्राइस। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर किया होगा तो वो माइनस कर दो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर किया होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बियर किया होगा तो माइनस कर दो, तो नेट आपके पास कितना आया? वो आई बारी बात समझ में। अब अगर क्वेश्चन नंबर 206 करोगे मेरे क्वेश्चन बैंक का तो समझ में आ जाएगा। फिर आगे बायोलॉजिकल एसेट को हम डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डेथ, मतलब हमने आगे बेचने के लिए उसको
कट नहीं किया, वो अपने आप मर गया। जैसे होता है कि जैसे डेयरी फार्म में बूढ़ी हो जाती है गाय तो उनकी डेथ हो जाती है, तो बेसिकली अगर बायोलॉजिकल एसिड की डेथ हो जाती है या फिर आप उनको बेचते हो तो क्या एंट्री करोगे? बेसिकली बैंक अकाउंट डेबिट, जितना भी आपको नेट अमाउंट रिसीव हुआ सेल करने से, नेट अमाउंट रिसीव हुआ, आपको रिसीव हुआ जितना पैसा माइनस जो भी नेट अमाउंट रिसीव माइनस आपने जो भी खर्चे किए थे, टू बायोलॉजिकल एसिड कैरिंग अमाउंट पे जाएगा, लॉस होगा या गेन होगा, तो भी आपका कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा। बायोलॉजिकल एसेट के ऊपर जो भी आप रेगुलर एक्सपेंसेस करते हो, फूड एक्सपेंस कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स का एक्सपेंस कर रहे हो, ब्रीडिंग एक्सपेंस कर रहे हो, ये सारे खर्चे आपके पीएनएल में जाते हैं एज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो ये था आपका बायोलॉजिकल एसेट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंट है, 205 206। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, यहां ये क्या है? जैसे ही आपने बायोलॉजिकल एसेट से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकाला, मिल्क निकाला, फॉर एग्जांपल काऊ से मिल्क निकाला या मैंगो मिला ट्री से, तो आप उसको क्या एंट्री करोगे? आप सबसे पहले उसको इंड AS 41 के हिसाब से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करोगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अकाउंट डेबिट टू गेन, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकालने के लिए आपने कोई पेमेंट नहीं किया है, वो आपने एनिमल से निकाला है या आपने ट्री से निकाला है, प्लांट से निकाला है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अकाउंट डेबिट टू गेन टू फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू गेन चला जाएगा पीएनएल में, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे बुक करोगे, वैसे ही जैसे हमने यहां पर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाला था। आगे चल के सब्सिक्वेंटली बैलेंस शीट डेट पर क्या करोगे? अब इंड AS 41 लगाने की जरूरत नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट के ऊपर 41 लगता है। बैलेंस शीट डेट पर अगर वो स्टिल आपके पास पड़ा है तो एज ए इन्वेंट्री की तरह उसको ट्रीट करोगे। इंड AS 2 में उसका रीमेजरमेंट करोगे, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, जिसके लिए कॉस्ट वुड बी दिस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फेयर वैल्यू में, अब देखिए मैंने आपको बोला इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अगेन, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बार बार बदलेगी, तो ये बदलने के कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं? फिजिकल चेंज, एनिमल में फिजिकल चेंज या फिर प्राइस चेंज, ये दोनों के दोनों डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। इसके लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। ठीक है, इसके अलावा तीन ऐसी चीजें हैं जहां पर आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं करोगे, जैसे बायोलॉजिकल एसेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अगर आपका एनिमल या फिर प्लांट आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के पर्पज से यूज हो ही नहीं रहा है तो वो इंड AS 41 के बाहर चला गया, जैसे बियर प्लांट। ठीक है ना, हालांकि बियर प्लांट को तो अलग लिखा है। तो अगर बायोलॉजिकल एसेट एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज नहीं हो रहा है, जैसे गार्ड डॉग्स, फिश कॉट इन द ओशियन, ये सब आपके इंड AS 41 के बाहर चले गए, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करने की जरूरत नहीं है। बियर प्लांट के ऊपर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करने की जरूरत नहीं है। और ऐसी बायोलॉजिकल एसेट्स जिनका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो आप इनको हमेशा कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे बुक करोगे, पर ये इंड AS 41 से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर इंड AS 20 एप्लीकेबल होता है नॉर्मली, बट अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट वो वाली बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए मिल रही है जो बायोलॉजिकल एसेट्स को आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे बुक कर रहे हो, तो फिर आप उस गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर इंड AS 41 लगाओगे। पर अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है बियरर प्लांट के लिए या फिर वो बायोलॉजिकल एसेट के लिए जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में रिलेटेड ही नहीं है, या वो बायोलॉजिकल एसेट जिसको आप फेयर वैल्यू पे मेजर ही नहीं कर रहे हो, तो उसके ऊपर आप इंड AS 20 लगाओगे उस गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर। चलिए बात करते हैं 41 वाली गवर्नमेंट ग्रांट। जो भी गवर्नमेंट ग्रांट आपको बायोलॉजिकल एसेट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे बुक हो रही है, उस गवर्नमेंट ग्रांट को आप क्या करोगे? अगर वो अनकंडीशनल है, फर्दर आपको फ्यूचर में कोई कंडीशंस नहीं फुलफिल करनी, तो आप उसको इमीडिएटली इनकम मानते हुए पीएनएल में ले जाओगे, सेपरेटली बुक करोगे इनकम। अगर उसके ऊपर कुछ कंडीशंस है, तो जब तक फुल्ली कंडीशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप उसको लायबिलिटी मानोगे। वंस द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, पूरा का पूरा इकट्ठा इनकम बुक करोगे। इसके ऊपर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 302, एक यूकेलिप्टस ट्रीज का एक क्वेश्चन है, वो करिएगा। उसमें उन्होंने बोला है कि 3 साल तक की कंडीशन है, तब तक हम नहीं तो उससे पहले हमें रिफंड करनी पड़ सकती है, तो 3 साल के बाद ही इनकम बुक करेंगे। पर उन्होंने एक और बात उसमें बोली है कि अगर ऐसा है कि मान लीजिए मैंने 1 साल तक कंडीशन फुलफिल कर ली, बाकी 2 साल की कंडीशन फुलफिल नहीं की और मुझे ग्रांट को रिफंड करना पड़ रहा है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, मतलब ओवरऑल ग्रांट मुझे मान लो मिला था 3 लाख रुपीस और कंडीशन थी फॉर द 3 इयर्स, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई 2 साल बाद 1 साल बाद, तो मुझे मान लो पूरा ही 3 लाख वापस करना पड़ेगा, तो मैं पूरा 3 लाख आफ्टर 3 इयर्स ही इनकम बुक करूंगा। पर अगर मान लीजिए 1 ईयर की कंडीशन फुलफिल कर दी पर सेकंड ईयर में फुलफिल नहीं की, तो सेकंड और थर्ड ईयर की प्रोपोर्शनेट ग्रांट 2 लाख रुपीस होती है, मुझे सिर्फ उतना ही रिफंड करना पड़ेगा। तो फिर आपको अलाउड है कि आप हर साल को एक सेपरेट कंडीशन मानो। 1 साल आपका कंप्लीट हो गया, मतलब आपकी एक कंडीशन फुलफिल हो गई, 1 लाख रुपीस की ग्रांट आपकी सेपरेट है, इनकम बुक कर लो, बाकी 2 लाख रुपीस की ग्रांट को इनकम बुक मत करो। तो ऐसे केस में ये पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 302 देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सो दिस वाज द गवर्नमेंट ग्रांट, नीचे जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दैट वाज इंड AS 41।
आई होप आपको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा और रिवीजन के साथ साथ ये जो नोट्स हैं वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर रिवीजन अच्छा लगा होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, नोट्स आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा, आपका मैं जरूर वेट करूंगा फीडबैक का। और ऐसे ही आगे के रिविजन्स भी आते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो को आप बाकी बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन।